हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का 5G ऑनलाइन एजुकेशन में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे किसके बारे में? रीड के बारे में। तो आप सभी जानते हो कि रीड के अंदर हमने क्या क्या चीज पढ़ ली है अभी तक। इस चीज के लिए आप थोड़ा सा कहते हैं कि आप सभी से समझ प्रार्थी हूँ, क्योंकि लगभग 2 दिनों से क्लास नहीं आ पाई है, इसलिए एक बार थोड़ा सा आपका ये फर्ज बनता है कि आप थोड़ा सा इतने दिनों में 2-3 दिनों में कॉपरेट कर पाए होंगे, है ना। तो आज हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। देखो, आप सभी ने लगभग काफी सहयोग किया है इस वीडियो को, इस चैनल को आगे प्रोसीड करने में, और उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही आगे वीडियो को प्रोसीड करते जाएंगे, जिससे एक नई मोटिवेशन के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है वो आपके सामने प्रोवाइड करवा सके। ठीक है, तो दोस्तों हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। देखो, इलेक्ट्रिसिटी हमने देख लिया था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, किस तरीके से इसको कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक बार वापस मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि हमने ये पढ़ा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, कि आवेशों का जो प्रवाह जो है, आवेशों में जो प्रवाह जो है उसको अपन क्या बोलेंगे? विद्युत धारा बोलेंगे। उसके बाद में हमने देखा कि इकाई समय में जो भी टाइमिंग लग रही है, इकाई समय में एक यूनिट टाइम की अगर बात करूं, इकाई समय में जितने भी उस चालक के अंदर से आवेश प्रवाहित होते हैं वो कहलाती है विद्युत धारा। इसका फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि I बराबर होता है Q अपॉन T, और जहां पर Q वहां पर क्या है? आवेश है, और T वहां पर क्या है? समय है। तो आवेश बटे फॉर्मूला क्या हुआ? समय हुआ। और अभी बात करूं मैं, आवेश क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है, यानी कि आवेशित इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है? आवेश है। ठीक है, एक तरीके से अगर आवेश की मैं बात करूं तो आवेश कोई और चीज नहीं है, वहां पर उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो है वही उसके आवेश के अंदर आते हैं, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उस चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वही एक तरीके से आवेश को कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आवेश का चालन कौन कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं। तो आपको एक चीज मैंने बताई थी कि जब आप ये जानना चाहते हो कि कूलॉम जो है ना, वो किसका मात्रक है? आवेश का जो मात्रक है, जो ऐसा यूनिट जो है वो है कूलॉम, और वही बात करें समय का जो ऐसा यूनिट है वो है सेकंड। इसी प्रकार से अगर बात करें तो विद्युत धारा का हमने मात्रक देखा, कूलॉम बटे क्या देखा? सेकंड देखा। कूलॉम बटे क्या देखा? सेकंड देखा। या फिर इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? एम्पियर बोल सकते हैं, क्योंकि एम्पियर जो साइंटिस्ट था उनके नाम पर ये नाम रखा गया था, इसलिए विद्युत धारा का जो मात्रक है वो क्या है? एम्पियर है। तो आई थिंक ये सारी चीजें आपको लगभग क्लियर हो चुकी होंगी। उसके बाद में हमने कुछ ये फैक्ट देखे, जिसके अंदर से विभवांतर देखा कि क्या होता है, कि यूनिट जो चार्ज जो है, एकांक जो आवेश जो है उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो भी विद्युत क्षेत्र के आवेश काम करेंगे, विद्युत काम करेंगे, वो कहलाता है विभवांतर। और विभवांतर के फॉर्मूले की हमने डिस्कस किया था। उसके बाद में हमने विभव के बारे में देखा, तो इकाई चार्ज को जब आप किसी पॉइंट से आप अनंत तक ले जाते हो तो वो क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। उसके फॉर्मूले की बात करें तो V बराबर W अपॉन Q होता है। W वहां पर किया गया कार्य था, Q वहां पर क्या था? आवेश था, जिस आवेश को आप ले जा रहे हो। और वही बात करें इसके मात्रक की बात करूं तो विभवांतरों जो विभव जो है दोनों का मात्रक हमने देखा वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। तो ये चीज आप सभी को क्लियर हो जानी चाहिए कि हमने क्या क्या चीज, एक बार अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लोगे तो उसके बाद में आपकी वो सारी चीजें वापस रिकॉल होने शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज उम्मीद करता हूं कि आप उन चीजों को वापस बार बार जितनी बार रिपीट करोगे उतनी ज्यादा आपको ओरली जो है आप उस चीजों को बता सकते हो। देखो, एक चीज हमेशा याद रखो कि जब आपने कोई भी कंटेंट को पढ़ा है तो आप एक चीज ध्यान में रखें कि उस कंटेंट के जो भी आपने सीखा है उसको आप वापस अपने ओरली उसको लर्न करने का प्रयास करो, सीखने का प्रयास करो। जैसे हमारे अंदर है, हमारे अंदर चाहे जितनी भी क्वालिटी है, हमारे अंदर जितने भी गुण है, जितनी भी दोष है हमारे अंदर, वो क्या होता है? हम अपने आप को जज कब कर पाते हैं? जब हम अपना ही प्रतिरूप सामने देखते हैं, उस तरीके से हम जज कर पाते हैं अपने आप को कि हम क्या हैं। तो आपका जो आईना होता है वो आपकी शक्ल बता देता है। हमें अपनी शक्ल नहीं दिख रही है ना, तो आपका जो आईना है वो आपकी रूबरू शक्ल दिखा देता है। तो अपने अंदर क्या चीज है वो चीज हमें खुद को ही देखनी पड़ेगी, हमें खुद को देखनी पड़ेगी। हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड के थ्रू हमें पता होना चाहिए कि हम वास्तव में क्या हैं और किस टाइप पे काम कर रहे हैं। तो ये चीजें सभी आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारे के सारे जो वीडियोस हैं जितने भी आज तक अपलोड हो चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, तो इलेक्ट्रिसिटी के जो भी जितने भी वीडियो है वो आप सभी को अच्छे से पसंद आए होंगे, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये आज वाला विषय अच्छे से समझ में आएगा और आप इसको लाइक भी करोगे। ठीक है, तो अपने बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, जिसका नाम हमने देखा कि किसको? रेजिस्टिविटी की बात करूंगा आज मैं। किसकी बात करूंगा? प्रतिरोधकता की बात करूंगा। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता जिसको हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ये बात जो है प्रतिरोधकता की जो बात है वो बहुत ही इजी है, कोई चीज नहीं है जिसके अंदर आपको रटना पड़ेगा, एकदम इजी सा कंसेप्ट है कि प्रतिरोधकता वास्तव में क्या है। ये निकल के आ रही है कहां से? प्रतिरोध से। आप सभी ने पढ़ा होगा प्रतिरोध क्या चीज है। देखो, विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट जो है, जो डिवाइस पैदा करती है, उसको बोलते हैं प्रतिरोध। आपने देखा होगा बहुत सारे जो इलेक्ट्रिक जो सोर्स जो है ना, उसके अंदर आपने यूज किया होगा, जैसे अगर बात करें एलईडी की बात करें या फिर कुछ और ऐसे होते हैं उपकरण, जो विद्युत उपकरण होते हैं, उनके अंदर आप देखना प्लेट लगी होती है, उसके अंदर आपको प्रतिरोध दिखेंगे, रेजिस्टेंस दिखेंगे, बाहर आपको अलग अलग कलर के उसके अंदर सर्कल दिखेंगे, वो रेजिस्टेंट है, ठीक है। और रेजिस्टेंस के नीचे की तरफ आप प्लेट के अंदर देखोगे रेजिस्टेंस जहां लगा होगा वहां पर ओम लिखा होगा। ओम लिखा होगा क्या? इसका यूनिट है, मात्रक है। तो अगर आप प्रतिरोधकता की बात कर रहे हो, इसका दूसरा जो नाम है उसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एक प्रकार के प्रतिरोध की बात कर रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल सकते हो आप इसको। देखिए, यहां पर हम बात करें यहां से कि वास्तव में प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोधकता क्या है। आपने देखा कि प्रतिरोध के अंदर जब आपने देखा कि इसका जो फर्स्ट जो हमने देखा था, हमने देखा कि R समानुपाती होता है लेंथ के, लंबाई के, कि प्रतिरोध जो है वो लंबाई के समानुपाती होता है। जितना लंबा वायर होगा उसकी प्रतिरोधकता उतनी ही बढ़ेगी, जितना छोटा वायर होगा उसकी प्रतिरोधकता उतनी ही कम होगी। तो ये चीज हम पढ़ चुके हैं, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। दूसरी हमने देखा जब आर की प्रतिरोध की निर्भरता देखा तो उसके अंदर हमने एक कंसेप्ट को देखा कि आर समानुपाती होता है 1/a, एरिया के भी क्या होता है? समानुपाती 1/a, यानी कि एरिया के व्युत्क्रम में क्या होता है? समानुपाती होता है। ये दोनों चीज हमने देखी थी प्रतिरोध के अंदर। तो इस चीज को अगर मैं देखूं, थोड़ा सा इसको डिफाइन करने का प्रयास करूं, तो आप जब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को आसानी से देखते हो तो आपको दिखता है कि R समानुपाती होता है L ऊपर है, समानुपाती है दोनों, इधर वाले को मैं गुणा कर रहा हूं ना, तो इधर वाले L हो गया और बटे में क्या आएगा? A आएगा। तो इसका मतलब R समानुपाती किसके हो जाएगा? लेंथ और एरिया के समानुपाती हो जाएगा। इसके दो रिवर्स होगा, अपोजिट होगा, 1/a और लेंथ क्या है? इसके प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा। यानी कि सीधा सा कंसेप्ट है, जब लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध बढ़ता है, और प्रतिरोध बढ़ता है तो उस चालक के अंदर धारा का प्रवाह जो है, या हमारे में जो धारा प्रवाहित हो रही है उस सर्किट के अंदर, वो कम होगी। ठीक है, तो चलिए यहां तक सभी को समझ में आ चुका होगा। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको ये पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो R समानुपाती L/A, तो R समानुपाती अगर L/A है तो ऑब्वियसली मैं बोल सकता हूं कि सर R बराबर, जब समानुपाती का निशान घटेगा तो आपका लगेगा क्या लगेगा? रो लगेगा, और L का यहां पर L है और बटे में क्या है? A है। और रो जो है यहां पर अनुपातिक स्थिरांक है जिसे प्रतिरोधकता कहते हैं, इसका नाम क्या है? रो है। ये रोने वाला रो नहीं है, ये इसको बोलते हैं रो, इसको सिंबल को क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। और इसे आनुपातिक स्थिरांक है, ये एक प्रकार का क्या है? आनुपातिक स्थिरांक, एक कांस्टेंट राशि है स्थिरांक, और इसे भी क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता से प्रदर्शित करते हैं। इससे प्रदर्शित करते हैं प्रतिरोधकता से, प्रतिरोधकता से। ठीक है, यही क्या है? प्रतिरोधकता का सिंबल है। इसे ही क्या रहता है? प्रतिरोधकता बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध जिसको बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको। अब आप ये देखिए कि हमें मतलब किससे है? जो हमारे पास है उसी से मतलब है कि भाई साहब हमें ये पता होना चाहिए कि प्रतिरोधकता वास्तव में एक्चुअल में है क्या, उसकी यूनिट क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर मैं एक कॉमन सेंस की अगर बात करूं तो दो अगर वायर की अगर मैं बात करूं तो उन दोनों की जो लेंथ जो है, उसके एरिया को अगर मैं यूनिट मान लूं, तब उसका जो रेजिस्टेंस होगा वही प्रतिरोधकता होगी, जो उसका प्रतिरोध होगा वही प्रतिरोधकता होगी। अगर मेरे कहने का अगर आपको कुछ थोड़ा अलग लग रहा है तो वास्तव में यहां पर मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि रेजिस्टेंस की प्रतिरोधकता कैसे है। आप आइए यहां से फॉर्मूले की तरफ आइए। चलिए, हमने देखा कि R बराबर रो इनटू L/A है, तो जब रो कोई वैल्यू में निकालूंगा तो आप जानते हो कि बराबर में ये वाला R से क्या हो जाएगा? रो बराबर R से A क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, R से A क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, और ये इसके नीचे चला जाएगा। इसका मतलब ये, तो रो का फॉर्मूला जो है या विशिष्ट प्रतिरोध है या प्रतिरोधकता का फॉर्मूला निकल के आ गया हमारे पास, रो इक्वल R
अपॉन एल आ गया, जहां पर आप सभी याद रख पा रहे होंगे। ए का मतलब हो गया अनुप्रस्थ काट, यानी आप इसको मोटाई के तौर पर मान सकते हो, मोटाई। दूसरी बात हम करें एल जो है वो लेंथ है, लंबाई है चालक की, जो कंडक्टर जो है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है उसकी लेंथ है। दूसरी बात करें उस चालक का, ये है रेजिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं प्रतिरोध। और भी मैं बात करूं रो की, तो दोस्तों रो जो है ये है विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। तो आई थिंक आपको ये चीज भी क्लियर है हो चुकी होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो चीजें जो है वो एक स्टेप बाय स्टेप लर्न कर पा रहे हो, तो सीख पा रहे हो। चलिए आइए इधर आ जाइए। यहां से हमने देखा कि विशिष्ट प्रतिरोध बराबर होता है R इंटू ए बटे एल। तो आइए थोड़ा सा इसको देखते हैं। अगर मैं इसे अगर मैं फॉर्मूले की तरफ बढ़ूं, जैसे रो एक बार R ए बटे एल, इस फॉर्मूले की तरफ अगर मैं बढ़ूं तो अगर आप चालक तार की लंबाई को एक यूनिट मान लो, एक यूनिट, एक यूनिट मान ले, एक फिक्स मान ले आप, क्या इतना है यूनिट मान ले। अगर 1 मीटर मान लू उसकी लेंथ को, और इस वाले को मैं मान लू अनुप्रस्थ काट, इसको मान लू 1 मीटर स्क्वायर, तो आप सभी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक कि अगर मैं उस चालक तार की जो अनुप्रस्थ काट है उसको भी यूनिट मान लूं और इसको भी लेंथ को भी मैं क्या मान लूं, एक यूनिट मान लूं, यानी कि 1 मीटर इसको मान लूं, उसको 1 मीटर स्क्वायर मान लेता हूं, तो 1 से 1 तो क्या हो जाएगा कैंसिल, और फिर आ जाएगा आपका रो इसके बराबर हो जाएगा R के इक्वल हो जाएगा। मतलब सीधा सा कंसेप्ट हमारा ये है कि जब अनुप्रस्थ काट और लंबाई अगर इकाई हो जाती है तो उस चालक का जो रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध होगा, वो आपके प्रतिरोधकता के क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका प्रतिरोध बढ़ेगा तो आपकी प्रतिरोधकता भी वहां पर बढ़ जाएगी। पर डिपेंड ये करता है कि जो कंडक्टर लिया है, प्रतिरोध लिया, उसकी लेंथ इकाई यूनिट होनी चाहिए और उसका जो एरिया है, जो अनुप्रस्थ काट की बात करें, जो मोटाई है वो भी एक यूनिट के अंदर होनी चाहिए। तो इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल वाले तार का जो प्रतिरोध होगा वही उसकी क्या होगी, प्रतिरोधकता होगी। तो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर है हो चुकी होगी। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं तो लिख दूंगा यहां पर कि इकाई का मतलब ये मानता हूं कि अगर मान लो वो 100 सेंटीमीटर लंबा है तो यानी इकाई का मतलब मान रहा हूं 1 सेंटीमीटर की बात कर रहा हूं, वहां पर एक यूनिट की बात कर रहा हूं। तो इकाई लंबाई वह क्या है, वह इकाई अनुप्रस्थ काट वाले चालक तार का क्या रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, कि जब इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट हो जाएगा तो चालक तार का जो प्रतिरोध जो है, अब आज सभी को क्लियर आ रही होगी। चलिए, तो चालक तार का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध, या जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। और आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। देखो रटने की कहीं जरूरत नहीं है, ये एक चालक का एक स्पेसिफिक इसकी प्रॉपर्टी होती है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है विशिष्ट प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध जिसको बोलते हैं। तो एक बात ध्यान से आप इस चीज को देख लें कि प्रतिरोधकता का मतलब क्या है, जो एक प्रतिरोध भी लगभग इक्वल माना जाता है, जिस तरीके से मैंने आपको दर्शाया यहाँ पर। तो अगर मैं बात करूं कि R की निर्भरता की बात करूं, जो मैंने पिछले वाले लेक्चर के अंदर देखा था कि प्रतिरोध किस पर डिपेंड करता है, तो चालक तार की लंबाई के प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है, और अनुप्रस्थ काट के रूपक्रम होकर समानुपाती होता है। तो यही चीज हमने देखी। तो भाई साहब जब हमने एक समीकरण नंबर 2 को जब हमने देखा तो हमें पता चला कि R के ऊपर गुणा L तो ऊपर गुणा है और ये नीचे क्या है, भाग में। तो मैं इसको इन दोनों को लिख सकता हूं कि L बटे A लिख सकता हूं। तो एनी डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके, ठीक है सर, नहीं होगा। यहां से समानुपाती का निशान हटेगा तो कुछ चीजें हटेगी, तो वहां पर कुछ ना कुछ निशान तो होता है। जैसे आपने पेड़ है, कोई भी पेड़ है, वहां से कटेगा या फिर वहां से कुछ होगा तो वहां पर कुछ ना कुछ सिंबल तो होगा, निशान आएगा। तो यही बात यहां कर रही है कि जब समानुपाती का निशान हटेगा तो ऑब्वियसली यहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, इसका नाम है विशिष्ट प्रतिरोध।
ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं, इसे आनुपातिक स्थिरांक भी हम कह सकते हैं। तो इसका जो सिंबल जो है इसको हम बोलते हैं रो, जिसे चालकता का विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता कहते हैं। जैसे हमने इसकी वैल्यू निकालने का प्रयास किया तो रो बराबर आ गया R, ये इसके गुणा में हो जाएगा R into A और ये इसके भाग में चला जाएगा यानी कि L। तो रो की वैल्यू जो है वो क्या आ गई R into A बटे में L। जो हमने बता दिया आपको कि R क्या चीज है, A क्या चीज है, यहाँ पर लेंथ क्या चीज है, तो ये चीज आप सभी को पता। चलिए बात करते हैं डेफिनेशन की। जब मैं किसी चालकता की लंबाई को एक इकाई मान लूं, अगर मैं पृष्ठकाल को भी इकाई मान लूं, तो उसका जो प्रतिरोध होगा वही उसकी क्या होगी, प्रतिरोधकता होगी। तो आई थिंक आपको ये पूरी जो चीजें हैं वो एकदम से क्लियर हो चुकी होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन जो है बड़ा शानदार लग रहा होगा। दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखें, दिमाग में जब आपके लिए हो जाएगा ना कि हमें समझ में नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली नहीं समझ में आएगा। कुछ भी प्रयास कर लो, कुछ भी कर लो, नहीं समझ में आएगा। यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं मेरे को कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, ये चीजें आपको दिमाग में नहीं लेनी है। दोस्तों कोई भी यहाँ पर परिपूर्ण नहीं है। मैं कोई परिपूर्ण नहीं, कोई और दूसरा पढ़ा रहा है वो परिपूर्ण नहीं है, आप परिपूर्ण नहीं हो, है ना। तो ये चीजें अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हमें तो कुछ नहीं आता, दूसरे को पता नहीं क्या क्या आता है। देखो सारी चीजें सभी को पता है कि हमें क्या आता है, आपको क्या आता है, किसी को क्या आता है, ये सभी को रिमेंबर है, सब जानते हैं, है ना। तो ये चीज मन में नहीं रखेंगे कि हमें आता ही नहीं, बिल्कुल भी हमें साइंस नहीं आती, ये नहीं आती, ये आता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जो है अभ्यास जो है वो व्यक्ति को उत्तम बनाता है, बढ़िया बनाता है, अच्छा बनाता है। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीजें अपने आप आती चली जाएगी। ठीक है, तो घबराना नहीं है किसी भी चीज से। मैं यहाँ पर बात करूँ, आप ये सोचेंगे ये तो टीचर है, सर है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कभी नहीं मानता अपने आप को कि मैं टीचर हूँ। मैं एज स्टूडेंट की तरह आपको मतलब एक टैकल कर रहा हूँ, आपको मैं कंटेंट देने का प्रयास कर रहा हूँ। जब तक टीचर अपने आप को खुद को स्टूडेंट की तरह नहीं मानेगा, तब तक मैं गारंटी ले सकता हूँ वो टीचर अच्छा नहीं पढ़ा सकता है। क्योंकि टीचर के मन में जब टीचर की भावना आ जाती है तो वो भूल जाता है, बहुत सारे बच्चों के लिए भूल जाता है कि उनका जो लेवल जो है, बेसिक लेवल जो है वो क्या है, किस तरीके से वो सीख सकता है। तो जब तक हम स्टूडेंट की लाइफ में रहेंगे, तो स्टूडेंट बनकर रहेंगे, तब हम सभी को एक तरीके से समझ पाते हैं कि वास्तव में क्या चीज है। वो कहते हैं ना, एक नॉर्मल सी बात है, ठीक है, कि गरीब परिवार में जो बड़ा बड़ा होता है, एक अमीर परिवार में बड़ा बच्चा होता है, उन दोनों में रात दिन का डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि उसने गरीबी को बहुत ही गहराई से देखा है कि वास्तव में गरीब परिवार में गरीब बच्चे हैं वो किस तरीके से किन किन चीजों को सफर करते हैं। और अमीर परिवार वाले लड़के को हालांकि किताबों में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, सोसाइटी में भी देखेंगे, पर उनको उतनी चीज समझ नहीं होती है जितनी एक गरीब परिवार के बच्चे को होती है। हर चीज की एक अलग ही स्पेसिफिक एक प्रॉपर्टी होती है, स्पेसिफिक एक आइडेंटिटी होती है, जिसके बेसिस पर हम काम करते हैं। तो ध्यान रखें, अपने लेवल चाहे कुछ भी नहीं है, आप ये मत सोचें कि हमारा कोई लेवल नहीं है। आप अपने आप को ऐसे सोच के देखें कि हम अगर हमारा लेवल नहीं है तो हम हमारे लेवल को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। हमारा फोकस उस पर होना चाहिए, ताकि ये मान के बैठ जाए कि यार हमें कुछ नहीं आता। तो थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव रखें और एक सही गाइडेंस के साथ अपना जो टारगेट जो है उस पर फोकस करें। ठीक है, तो चलिए आइए बढ़ते हैं। अब हम इसकी बात करेंगे, यूनिट की बात करेंगे। यूनिट का मतलब आप सभी समझ चुके होंगे कि हम इसकी बात करेंगे मात्रक की। इसकी बात करेंगे मात्रक की बात करूं मैं। देखिए मात्रक कहीं और से निकल के नहीं आता, कोई एक खुदा पहाड़ निकले दूसरी वाली बात नहीं है। यहाँ पर बात ये है कि भाई साहब जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना कि R into A और बटे में L, यहीं से आपका फॉर्मूला या मात्रक जो भी है आपका निकल के आता है, यहीं से मात्रक निकल के आता है। तो रखने की जरूरत कहां है, आइए देखते हैं कैसे निकल के आता है। देखिए दोस्तों, रो जो है रो आपका प्रतिरोधकता है। इज इट क्लियर? चलिए बात करें। यहाँ पर R जो है, R आपने पीछे वाले वीडियो के अंदर देखा कि सर हाँ ऑब्वियसली हमने देखा है कि प्रतिरोध जो उसका मात्रक जो है वो ओम होता है। कैसा होता है? ओम होता है। चलिए ठीक बात आपको मान ली मैंने। उसके बाद में बात करो कि जो A जो है उसका मात्रक, देखिए क्षेत्रफल जो है वो मीटर स्क्वायर के अंदर, सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। तो बात करें क्षेत्रफल की, तो यहाँ पर मैं क्षेत्रफल ले रहा हूँ मीटर का स्क्वायर। क्या ले रहा हूँ? मीटर का स्क्वायर ले रहा हूँ। और लंबाई जो है उसका भी मात्रक क्या है? मीटर है। तो इसका मतलब मीटर से एक मीटर कैंसिल हो गया और मीटर स्क्वायर से काटते क्या बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि सर ये जोड़ गया अब तो वो हो गया। नहीं दोस्तों, मीटर स्क्वायर का मतलब ऑब्वियसली होता है कि मीटर गुना मीटर। इसमें से एक मीटर कटा है तो एक मीटर बच गया। इसका मतलब वो इनटू जो मीटर जो है यही आपका क्या होने वाला है? इसका मात्रक होने वाला है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो यूनिट होने वाली है। तो प्रतिरोधकता
धारा को मापना किसमें मापेंगे, जैसे हमने लिक्विड में मापा, अब हमने मास द्रव्यमान जो है उसको हमने कैसे मापा, किलोग्राम में मापा, उसी प्रकार से हम प्रतिरोधकता उसमें मापते हैं, इसमें मापते हैं ओम इनटू मीटर में मापते हैं। अब कई बच्चे ये बोलेंगे कि सर ओम इनटू मीटर कैसे है, आप कई बार किताबों में लिखा होता है कि ओम इनटू क्या है, सॉरी क्या सही है, ठीक है ठीक है सही है, वो तुम्हारे सेंस में होगा, ठीक है। अगर ये बटे में आता तो मैं बताने का प्रयास कर रहा था, तो ये बटे में नहीं है, इसका मतलब सीधा याद कर सकते हो कि ओम इनटू मीटर है। तो ये चीज समझ चुके होंगे। चलिए अब यहां तक आगे बात की रो का बात करते हैं, क्या होगा ओम इनटू मीटर होगा। चलिए बात करते हैं अब यहां से न्यूमेरिकल जो है वो आपको लास्ट में एक वीडियो के अंदर आपको सारे के सारे सेपरेट जो न्यूमेरिकल जो है वो सारे करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी कि प्रतिरोधकता का मात्रक हमने देख लिया कि किस तरीके से क्या चीज होती है। अब हम देखते हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट, उसको क्या बोलेंगे, प्रतिरोध बोलेंगे। ऑब्वियसली आप बोल सकते हो कि सर सही बोल रहे हैं कि विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट जो होगी उसे हम प्रतिरोध बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलते हैं इंग्लिश में। अब आप ये देखिए कि सर प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध जो है उनको जोड़ा जाता है, संयोजन, उनका जो कॉम्बिनेशन जो है, प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार का होता है। ऑब्वियसली आप बता सकते हो कि सर दो प्रकार का होता है। एक तो सारे के सारे प्रतिरोध सीरीज में जुड़े होंगे, यानी कि श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे, और दूसरी एक अगर बात करूं तो सारे के सारे प्रतिरोध कौन से क्रम में होंगे, पार्श्व क्रम में, जिसको अपन बोल सकते हैं समांतर क्रम। कौन सा क्रम, समांतर क्रम। तो प्रतिरोध कितने तरीकों से जुड़ सकता है आपस में, दो तरीकों से, श्रेणी क्रम में जुड़ सकता है और कौन से क्रम में जुड़ सकता है, पार्श्व क्रम में जुड़ सकता है। कौन से क्रम में जुड़ सकता है, पार्श्व क्रम में। तो यहां तक इस चीज को क्लियर हो गया, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज जो है क्लियर हो चुकी होगी। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी, समांतर क्रम की, इसकी बात करते हैं समांतर क्रम की। चलिए हटोगे तो पूरा समझ में आएगा। प्रतिरोध, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम से होगा, अरे यार क्या श्रेणी क्रम, कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, हम सबसे पहले तो क्या बनाएंगे, आरेख बनाएंगे, बढ़िया वाला आरेख बना लेते हैं। चलिए ये तो एक प्रतिरोध और एक प्रतिरोध जोड़ दिया आपने, कि ये भी जोड़ के तो एक प्रतिरोध आपने जोड़ दिया, फिर तीन प्रतिरोध है जोड़ के। अब यहाँ पर ये दिक्कत नहीं है कि आप कितने भी प्रतिरोध जोड़ रहे हैं, हम दो जोड़ सकते हैं, चार जोड़ सकते हैं, पांच जोड़ सकते हैं, कितने भी जो प्रतिरोध हो तो जोड़ सकते हैं, पर एक सीरीज के अंदर जोड़ना है। कौन से क्रम में जोड़ना है, एक सीरीज में जोड़ना है। कौन से क्रम में जोड़ना है, सीरीज में जोड़ना है। तो ये सभी को आप सभी को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि किस क्रम में हम वास्तव में जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो करें, चलिए बात करते हैं यहां से। तो ये वाला जो प्रतिरोध जो है, इन सभी को हम जोड़ रहे हैं किसके साथ, बैटरी के साथ, बैटरी के साथ। सेलों के संयोजन को बैटरी बोलते हैं, पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया। ये कुंजी है, अब इसको हमने जोड़ दिया ये वाला, और इधर से थोड़ा सा एमीटर लगा देता हूं। एमीटर कौन से क्रम में लगता है, सभी बताएंगे एक बार, कौन से क्रम में लगता है। पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था हमने कि एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। कौन से क्रम में, तो इस वाले प्रतिरोध को मैंने नाम दिया R1, इस वाले को नाम दिया R2 और इस वाले को नाम दिया R3। और ये कुंजी क्या हो गई और ये बैटरी का प्लस, ये बैटरी का माइनस, और विद्युत धारा रहती है हमेशा प्लस से माइनस की तरफ। कहां पर रहती है, प्लस से माइनस की तरफ। आई एमीटर क्या होता है, विद्युत धारा को मापन करता है, क्या करता है, विद्युत धारा। तो ये आपका एमीटर हो गया जो विद्युत धारा को मापेगा, और ये आपकी कुंजी होगी, और ये आपकी बैटरी होगी, बैटरी के जीरो पर टोटल वोल्टेज होगा, और ये आपका प्रतिरोध R1, ये R2, ये तीन प्रतिरोध। अब बात यहां पे ये करनी है कि सर ये जो प्रतिरोध आपने जोड़े हैं इनका पर्पस क्या है, इनका पर्पस है न्यूमेरिकल के अंदर, कि जब आप बहुत सारे प्रतिरोध जब सीरीज में जोड़ देते हो, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हो, तो वास्तव में उनका टोटल जो रेजिस्टेंस कुल प्रतिरोध कितना होता है ये निकालने के लिए। देखिए रीड के आप स्टूडेंट हो, अब रीड के स्टूडेंट हो तो आपको ये सारी की सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। पर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो 10th क्लास के हैं बच्चे, वो देख रहे हैं वीडियो, उनको भी देखना है। वो कई बार बोलते हैं कि सर ये 10th क्लास के लिए, हाँ ऑब्वियसली 10th क्लास के लिए है, ठीक है। तो आप देख सकते हो 10th क्लास के जो बच्चे हैं वो भी प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि वो फॉर्मूला किस तरीके से आया, किस वजह से आया, तो आपको रखना नहीं पड़ेगा। देखिए एक बात हमेशा याद रखें कि जब श्रेणी क्रम संयोजन होता है तो एक बात हमेशा याद रखें कि जो प्रतिरोध जो है उसमें जो सभी प्रतिरोधों में जो धारा रहेगी वो समान रहेगी। तो मैं लिख सकता हूं ऑब्वियसली आई जो है वो क्या रहेगी, इस प्रकार के संयोजन में समान रहेगी, ठीक है। श्रेणी क्रम प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान क्या रहेगा, समान। और अगर वोल्टेज
रहेगा, असमान रहेगा, यानी कि अलग अलग रहेगा। क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। कैसे? जैसे मान लो यहां पर अगर मैं वोल्टेज की बात करूं इस प्रतिरोध के सिरे पर यहां पर, तो आप देखेंगे कि ऑब्वियसली सर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो विभवांतर होगा वो मान लेंगे हम V1, क्योंकि विभवांतर हमेशा प्रतिरोध के सिरों पर अलग अलग होगा इस प्रकार के शोधन में। यहां पर अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली आप बोलोगे सर यहां पर जो वोल्टेज आएगी, विभवांतर आएगा, वो है V2। अलग अलग आ रहा है, ठीक है। यहां पर अगर मैं वोल्टेज बात करूं इस प्रतिरोध के सिरों पर, तो यहां पर जो आने वाला है वो है V3। कितना आ रहा है? V3 आ रहा है। तो यहां तक एक चीज दिमाग में बैठा ले कि श्रेणीक्रम संयोजन के अंदर प्रतिरोध जो है उनमें से बहने वाली धारा का मान समान होगा सर्किट में से, परंतु इन प्रतिरोधों के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है वो क्या होगा? अलग अलग होगा। बस इतनी सी याद रखनी है। डेफिनेशन पूछे तो प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें धारा का मान समान और विभवांतर का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। इस प्रकार के संयोजन को अपन बोलते हैं प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन। चलिए दोस्तों बात करते हैं। आइए अब हमने देखा कि ठीक है सर आपने बात की। अब हम जानते हैं कि जो टोटल विभवांतर होगा, कुल विभवांतर, आप सभी जानते हो कि सर कुल विभवांतर तो सर्किट के अंदर टोटल जो विभवांतर होगा वो क्या होगा? मान लो टोटल विभवांतर बैटरी के यहां पर है, यहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है, तो यहां से जब वोल्टेज जा रही है तो उन सभी का क्या होगा? टोटल होगा। यानी कि इस बैटरी के जो वोल्टेज है उस वोल्टेज का ही तो पार्ट जा रहा है इन सभी में। इसका मतलब कि कुल विभवांतर जो है वो क्या होगा? बैटरी की टोटल वोल्टेज जो है V उसका विभवांतर उन सभी प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर क्रिएट हो रहा है उसके योग के बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूं कि V1 प्लस V2 प्लस V3 और इसको मैं नाम दे दूं SP। मैं समीकरण दे देता हूं, SP नाम दे देता हूं। ठीक है, चलिए ठीक है सर आपने बता दिया बढ़िया बात। अब आप जानते हो रेजिस्टेंस भी लिखा हुआ है, यहाँ पर धारा भी प्रॉपर तरीके से ला रही है, यानी पूंजी ऑन है। पूंजी क्या है? ऑन है, की ऑन है, या फिर आप पूंजी बंद बात सकते हो, हिंदी में बात करें तो पूंजी बंद है। चलिए ठीक है, अब हमने जान लिया कि सर ठीक बात है, आपने सही बोला कि टोटल वोल्टेज जो बैटरी दे रही है उसका मान जो है इन सभी के वोल्टेज के टोटल की क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, आइए अब ओम भाई साहब ने एक नियम दिया था जो साइन ओम नियम से, जो ओम नियम जो है वो क्या होता है कि विभवांतर जो है वो धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। ऑब्वियसली समानुपाती होता है, हमने देख लिया है। परंतु V बराबर जब हम देखें तो V बराबर क्या आता है? IR आता है। V बराबर क्या आता है? IR आता है। और इसको मैंने मान दिया समीकरण नंबर 1। एक चीज ध्यान में रखें, जो चीज अलग है उसी का आप ओम के नियम से वैल्यू निकालोगे। तो अलग क्या क्या चीज है? V अलग है, इसका मतलब हमें V का मान ही निकालना है सभी प्रतिरोधों में। यहाँ पर वोल्टेज कितनी है, यहाँ पर वोल्टेज कितनी है, यहाँ पर वोल्टेज कितनी है, तो जो अलग है उसी की वैल्यू निकालना है। जैसे 500 ग्राम सोलन की अगर मैं बात करूंगा तो वहां पर ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, वहां पर I तो अलग अलग होगा और V क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। तो जिसका मान अलग अलग है उसी का मान ही ओम के नियम से क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। तो V अलग है तो V का मान क्या आता है? IR आता है ओम के नियम से। चलिए बात करते हैं दोस्तों, आइए हम बात करेंगे R1 प्रतिरोध के लिए। किसके लिए? R1 प्रतिरोध के लिए, या R1 प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर आएगा उसकी बात कर रहा हूं, विभवांतर की बात कर रहा हूं, और के लिए डेडिकेट करना है। चलिए R1 प्रतिरोध की अगर बात करूं तो V का मान क्या है? R1 के लिए V1। तो ऑब्वियसली मैं लिख दूंगा कि सर V1 बराबर आगे क्या है? I है। तो बताओ R1 प्रतिरोध उसमें भी धारा क्या है? I का ही, क्योंकि धारा का मान टोटली क्या है? समान है। तो हम बात कर लेंगे सर इसका तो I का I रहेगा। और R जो है R1 प्रतिरोध की बात करो तो R प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध क्या है? R1। तो लिख दूंगा सर R1। ये समीकरण नंबर हो जाएगी। तो इसी प्रकार से इन दोनों के बारे में हम बात कर लेंगे। चलिए तो R2 प्रतिरोध के लिए, किसके लिए? R2 प्रतिरोध के लिए, प्रतिरोध के लिए। तो ऑब्वियसली आप बोलोगे सर यस आप सही बोल रहे थे, यहाँ पर V का मान क्या हो जाएगा? R2 के लिए V2 हो जाएगा। तो हमने लिखा V2 बराबर I का मान क्या हो जाएगा? सही में आएगा तो इसका मतलब I का I हो जाएगा। और R क्या हो जाएगा? यहाँ पर R क्या हो जाएगा? R2। तो ऑब्वियसली इसका जो है वो आ जाएगा समीकरण नंबर 3, V2 बराबर IR2। यहां तक किस किस को क्लियर हो चुका है? यहां तक किस किस को क्लियर हो चुका है?
फ्लैश पड़ रहा है यार, ये फ्लैश कैसे पड़ रहा है, कौन से पड़ रहा है फ्लैश। चलिए ठीक है, तो यहां से पता चल गया सभी को। याद रखें सेविंग फंक्शन के अंदर जो ये वाला पड़ रहा है, चलिए अब दिख रहा है, चलिए दिख रहा है, ठीक है क्लियर बात। तो यहां सब है एक याद रखें, प्रतिरोधों के सेमी कंडीशन में आई का मान समान होगा, विभवांतर का मान क्या होगा, अलग अलग होगा, वोल्टेज अलग अलग आएगी सभी के सिरों का। तो ये याद रखना। उसके बाद में टोटल विभवांतर, टोटल बैटरी का जो वोल्टेज है इन सभी के वोल्टेज भी होंगे बराबर होगा। उसके बाद में ओम का नियम देखा, ओम का नियम से जो चीज यहां पर अलग है उसी का हमने वैल्यू निकाला, V बराबर आई है, उसको समीकरण में हमने माना A। उसके बाद में R1 प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर क्या है, V का मान V1 है, I सेम है, और R का मान यहां पर क्या है R1। इसी प्रकार से हमने R2 के लिए निकाला, तो हमने देखा V का मान यहां पर R2 का V2 है, I का मान सेम है, R का मान क्या है R2। इसी प्रकार से हम तीसरे के लिए निकालेंगे। जितने भी आप जोड़ोगे उन सभी का आप क्या कर दोगे, इस तरीके से निकाल दोगे ऑब्वियसली, ठीक है। चलिए बात करते हैं, आइए ठीक है, यहां से आखिरी प्रतिरोध की बात करो, आखिरी प्रतिरोध के लिए, इसके लिए आखिरी प्रतिरोध के लिए ऑब्वियसली अब तो आप बिना देखे बता सकते हो कि ठीक है सर, आप ओम के नियम को देख लीजिए। हम देख रहे हैं ओम का नियम V की वैल्यू देगा V3, क्योंकि यहां पर क्या V3 है, बराबर में I का I कॉमन है, और R का मान क्या है R3। समीकरण में क्या होगी 4 होगी, समीकरण नंबर क्या हो गई 4 हो चुकी है। सभी को पता चल गया, सभी को पता चल गया। चलिए थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, नहीं दिख रहा होगा, ठीक है समझ में आ गई बात, सभी को समझ में आ गई। तो V बराबर क्या हो गया IR3 हो गया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहां पर। अब आप एक चीज ध्यान से देखें, समीकरण नंबर 2, 3 और 4 को ध्यान से देखें। इन सभी का जो है, इन सभी को हम क्या करेंगे, या फिर समीकरण नंबर 1 2 3 4 को हम समीकरण नंबर कौन सी में रख देंगे, ST में रख देंगे। किस में रख देंगे, ST में रख देंगे। चलिए आइए थोड़ा सा देखते हैं कैसे रख पाते हैं। तो जब हमने समीकरण किसको, 1 को, समीकरण हमने 2 को, समीकरण हमने 3 व 4 से, 4 को SP में रखने पर, किसमें रखने पर, SP में रखने पर, SP जो समीकरण उसमें रखने पर, तो क्या करेंगे अब बताओ कि सर V बराबर क्या होता है। ऑब्वियसली समीकरण नंबर 1 से V बराबर होता है IR, बराबर में V1 का मान क्या है हमने निकाला IR1, प्लस में V2 का मान निकाला हमने R2, और V3 का मान हमने निकाला R3। तो यहां तक किस किस को पता चला, सभी को पता चल गया, ठीक है। उसके अंदर अब यहां से हम लिखेंगे IR है, बराबर में इन सभी में कॉमन क्या है, कॉमन क्या चीज आ रही है, बोलो सर R नहीं आ रहा, क्योंकि R जो है यहां पर अलग है, R1 नहीं है, R2 R3 है, इसका मतलब I कॉमन है सभी। तो I निकालूंगा, अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। और जैसे ही देखूंगा इधर वाली साइड में I ये गुणा में है, गुणा में इधर जाके भाग में जाएगा तो भी कट जाएगा, या फिर ऐसे निकालूं I का I कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, तो फटाफट देखते हैं बचा क्या। तो बचा जो है वही हमारा क्या होगा, कुल प्रतिरोध होगा, वही हमारा क्या होगा, कुल प्रतिरोध होगा। ऑब्वियसली आप सही बोल रहे हैं कि वही हमारा क्या होगा, कुल प्रतिरोध। तो R बराबर क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। इससे ये निकल के आ गया कि भाई साहब आपका कुल प्रतिरोध जो है, क्या कुल प्रतिरोध जो है वो क्या होगा, अलग अलग प्रतिरोध, अलग अलग प्रतिरोध जितने भी आपने लिए हैं उनके योग के क्या होगा, प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा, योग के बराबर होगा, जो आप फॉर्मूले से देख पा रहे हैं। तो अलग अलग जितने भी प्रतिरोध है R1 R2 R3 इस तरीके से आप बोल, इसको आप मॉडिफाई करके लिखना चाहो तो जितने भी प्रतिरोध है, जरूरी नहीं है कि मैंने 3 लिए, आप कितने भी ले सकते हो, आप कितने भी ले सकते हो, डॉट 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 RN तक। तो जितने भी प्रतिरोध होंगे उन सभी को आप क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, तब जाकर के आपका कौन सा प्रतिरोध आ जाएगा, कुल प्रतिरोध आ जाएगा। हमारे लिए जो काम की बात है मैं बता देना चाहूंगा, हमारे लिए काम की बात ये है, ये फॉर्मूला है, इस पे न्यूमेरिकल पूछ सकता है। तो न्यूमेरिकल पूछता है तो इसका मतलब हमें ये फॉर्मूला क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। और जब क्या होगा, श्रेणी क्रम शोधन होगा तो कुल प्रतिरोध निकालने के लिए आपको R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 जितने भी प्रतिरोध जुड़े हैं उन सभी को जोड़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा, कुल प्रतिरोध आ जाएगा। यही हमारा क्या था, आंसर था, यही हमारा क्या था, आंसर था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको श्रेणी क्रम शोधन का जो कुल प्रतिरोध है वो आपने आसानी से निकाल लिया होगा। और इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। और देखते हैं टाइम थोड़ी सी
एक गरिमा है जिसकी वजह से ज्यादा टाइम नहीं दे पाते है। तो चलिए हम बात कर लेंगे आगे वीडियो के अंदर बात करेंगे, क्योंकि लेंथी जब हो जाएगा, थोड़ा सा वीडियो जब लेंथी हो जाता है तो आप सभी को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है कि यार इतना बड़ा लंबा वीडियो कौन देखे ना। बहुत सारे तो ऐसे ही हैं जो चला करके छोड़ देते हैं ओनली वीडियो को, है ना, वो देखते ही नहीं है। पता नहीं उनको ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। दोस्तों जब तक आप वीडियो को प्रॉपर तरीके से पूरा नहीं देखोगे तब तक आपको बाहर से कोई चीज समझ में नहीं आएगी। कई बार ऐसे होता है ना, कई बार हम वीडियो देखते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल में वीडियो पड़े हुए हैं जिनके बाहर से जो बहुत सारी चकाचौंध होती है, हमारे अपने वाले वीडियो में कोई बाहर से चकाचौंध नहीं है। हम सिर्फ ओनली सीधा का सीधा ये वाली चीज है, जैसे वीडियो अपलोड हो जाता है वैसे का वैसा अपलोड करके छोड़ देता हूँ। उसके ऊपर कैसी थंबनेल है कैसी नहीं है मुझे नहीं पता, बस मैं अपलोड करता हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम उसको थोड़ा सा एडिट करके उसको बाद में आपके सामने रखूं। ठीक है, हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आप किसी भी चीज को सीखो। अब थंबनेल में यार क्या पढ़ा है, थंबनेल बनाने से थंबनेल में पढ़ा क्या है, व्यू आ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 2-4 व्यू और बढ़ जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। जब तक आप अपने बेस पर अपने आधार से जब नहीं उठोगे, जब तक आप आधार से नहीं सीख पाओगे, आधार से कुछ नहीं कर पाओगे, तो वैसा ऊंची दुकान ठेका पकवान वाला मसाला देने की जरूरत नहीं है। और नाम ऐसा देना चाहता हूं कि आपको अगर इस वीडियो के अंदर से अगर थोड़ी भी चीज समझ में आ रही है, 10% 15% अगर समझ में आ जाए तो मेरा पढ़ाना एकदम सार्थक हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी इस पर हम बात करेंगे, उसके बाद में समाज में उसकी बात करेंगे, उसके बाद में जो भी हमने प्रतिरोधकता के बारे में, प्रतिरोध के बारे में या फिर समाज में जो भी मैनुअल है वो आगे आने वाले वीडियो में आपके सामने मैं रखूंगा। और उम्मीद करता हूं कि वो सारे के सारे वीडियो जो है वो आप पीछे वाले सारे देखिए, क्योंकि जब तक देख के नहीं आओगे तब तक आपका बेस नहीं बनेगा, और जब तक बेस नहीं बनेगा हम आगे नहीं चल सकते। सबसे पहले किसी भी इमारत को खड़ी करने के लिए सबसे पहले उसका आधार जरूरी है, और जब तक आधार सही नहीं होगा आप इमारत खड़ी नहीं कर सकते। इसलिए पीछे जितने भी वीडियो है वो आप एक बार मेरे कहने से आप एक बार क्या कर लें, उनको जाकर के देख लें, जिससे आगे आने वाले जो नए शो है, जो इंपॉर्टेंट नए शो है वो आप चुटकियों में से आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो इसी वीडियो के साथ आपको सारा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज 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 सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और आप ऐसे ही तैयारी करते रहें, एकदम आराम रहे, चिल रहे, खाओ पियो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।